देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विपुल डिसाइडेड टू डोनेट 5% ऑफ हिज सैलरी, जो भी सैलरी थी उसमें 5% डोनेट करने का फैसला लिया विपुल ने। ऑन द डे ऑफ डोनेशन ही चेंज हिज माइंड, डोनेशन वाले दिन अपना दिमाग इन्होंने बदला और 1687.5 रुपीज इन्होंने डोनेट किया, जो कि 75% था जो पहले डिसाइड हुआ था उसका। मतलब पहले जो भी डिसाइड हुआ था उसका 75% ये वैल्यू है। हाउ मच इज द विपुल्स सैलरी, विपुल की सैलरी या विपुल का वेतन कितना है। आसान सा सवाल है पर कई बार क्या होता है टाइम ज़्यादा लग जाता है। कैलकुलेशन अगर आपकी बेहतर है तो मेंटली करके आप आंसर भी लगा सकते हो। 45,000 मैं बताता हूँ कैसे, दो तरीके बताता हूँ। ये केवल कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई खास दम नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 5% इनको डोनेट करना था, लेकिन इन्होंने 5% किया नहीं, इन्होंने इसका 75% डोनेट किया। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है आपको। आप कहोगे कि जो इन्होंने डोनेट किया है 1687.50 रुपीज़ जो इन्होंने डोनेट किया है वो क्या है, वो 75% है किसका, इसका। यानी अगर मैं इसको 100% बनाऊं तो मुझे 5% मिलेगा एक्चुअली ओवरऑल वैल्यू का, फिर मैं उसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये स्टोरी है। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं इसको करने के। यहाँ से एक तरीका हम कर सकते हैं कि सीधे सीधे हम ये निकाल लें कि ये जो वैल्यू है जिसको हम बोल रहे हैं 75% ऑफ 5%, है ना, क्योंकि ये अल्टीमेट बेस है। ये वैल्यू मैं निकाल लूँ पहले ऐसे करके, 75 इंटू 5 कर लो, साफ साफ सीधा सीधा कर लो। ठीक है, या फिर आप इसको 3/4 बोल दो। 3/4 बोला आपने तो ये कितना हो जाएगा, 15/4% इक्वल्स 1687.50। अब मैं यहाँ से 100% निकाल लूँगा तो मुझे सैलरी मिल जाएगी। देखो बहुत ध्यान देना है कि यहाँ कैन नॉट बी डिटरमिन तो आंसर है ही नहीं है, आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखना ये जो वैल्यू आई है ये कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 4 है, 4 से थोड़ा सा कम है। अगर ये 4 से थोड़ा कम है और ये 1600 समथिंग है तो उसको जब आप 4 से थोड़ा कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो शुरू होगी वो 4 से ही स्टार्ट होगी। बाकी के जो ऑप्शन है वो 3 से शुरू हो रहे हैं, नहीं हो सकते। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है 45,000। तो ये थोड़ा सा एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन का आप आदत डालो, है ना। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो कोई तकलीफ नहीं, आप कर सकते हो। देखो यहाँ से अगर मान लिया आप कहते हैं कि मुझे 1% निकालना है, आपने जिद लगा ली, तो मैं बताता हूँ। देखो 4 इधर ले जाओ, 4 इंटू ये वैल्यू 15 से डिवाइड होगी। 15 से अगर डिवाइड होगी तो ये देखो क्या दिख रहा है मुझे, 1500 दिख रहा है प्लस 187.50 मुझे दिख रहा है। ठीक है, जो 1500 है वो क्लियरली कितना है, 100 टाइम्स है। और 187.50 की अगर आप बात करते हो तो ये क्लियरली देखना किसके बराबर है, 180 प्लस 7.5। 180 जो होता है 15 टाइम्स 12 होता है, तो ये हो गया 15 टाइम्स 12 और ये हाफ हो गया 15 का, यानी ये हो गया 12.5। 187.5 का मतलब होता है 15 इंटू 12.5, तो ये हो गया 112.5। ये वैल्यू आ गई। अब इसको अगर आप 4 गुना करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सीधे सीधे दिख रहा है ना, 450 मिलेगा। 1% अगर 450 है तो 100% कितना होगा, ठीक है, 100 टाइम्स यानी 45,000, जो कि आसानी से निकल सकता था, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को करने के देखिए तरीके बहुत होते हैं, बस आपको देखना है कि क्या आपके लिए सुटेबल है। जैसे एक तरीका और हो सकता था कि आपने कहा कि ये वैल्यू जो है 75% जो है वैल्यू जिसकी बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 100%। जैसे बात करें तो उसका रेशियो क्या होगा, देखो ये रेशियो होगा 3 और ये रेशियो होगा 4, राइट। यानी आप कह सकते हो 4:3 है, यानी अभी जो दान दिया वो अगर 3 है तो पहले का जो वैल्यू था, ठीक है, वो क्या था, 4 था, राइट। ऐसे आगे बढ़ सकते हो आप, अगर अभी का 3 है तो पहले का 4 होगा, तभी तो रेशियो ये बनेगा 75%, है ना, क्लियर। पहले का 3/4। तो आप देखो क्या कर सकते थे, ये वैल्यू मुझे पता है कि 1687.5 है, राइट, ये वैल्यू मुझे मालूम है। तो 3 पार्ट मुझे पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे 3 पार्ट मालूम है। अब अगर 3 पार्ट मालूम है तो 4 पार्ट निकाल लूंगा मैं, राइट, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5% के इक्वल हो जाएगी। 5% के इक्वल कर देना आप, फिर 100% निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देखिए करने के अनेक तरीके हैं, ठीक है। सवाल यह है कि आपको हर डायमेंशन में सोचना है, जो आपको सुटेबल लगे वो इस्तेमाल करिए, है ना। तो ये भी आप करके देख लो जो मैंने बताया आपको कि क्विकली रेशियो लिखिए 4:3।
1687.5 है तो 4 क्या होगा, जो कि 5% के बराबर है, तो 100% क्या होगा। ऐसे करके आंसर फटाफट आपका निकलेगा, इसमें आपको कोई तकलीफ आएगी नहीं, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैशाली स्पेंट 31,897 ऑन द एयर कंडीशनर फॉर हर होम। एसी खरीदा घर के लिए, एयर कंडीशनर, उसमें इतना स्पेंड किया। 38,789 इन्होंने स्पेंड किया ऑन बाइंग प्लाज्मा टेलीविजन एंड रिमेनिंग 23% ऑफ द टोटल अमाउंट शी हैड इज कैश विद हर। तो रिमेनिंग 23% कैश था इनके पास। बताना है टोटल अमाउंट क्या होगा। आप खुद ही देखो कि अगर रिमेनिंग इनके पास कैश है, 23% रिमेनिंग इनके पास कैश है ना, तो 77% इन्होंने स्पेंड कर दिया, 77 इन्होंने स्पेंड कर दिया, जो कि किसके बराबर है, 31,897 और 38,789। सो 31 और आपका 38 हो गया 69 और 897 और 789 आपका हो गया 1686, राइट, क्योंकि इसका सम होता है 186, 1686। सम जितना अच्छा करोगे आप उतना ही तेज हो जाओगे। 1600 को मैं इधर एडजस्ट करूंगा तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 7686, राइट। ये फाइनल वैल्यू होगी। अब जैसे ही मैंने ये वैल्यू देखी ना, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ आंसर मार्क करने के। सी ऑप्शन होगा। आप कहोगे इतना जल्दी कैसे लगा रहे हो, बहुत आसान है। देखो जो 77 से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करने गया, मुझे पता है कि 77 टाइम्स अगर मैं 9 निकालता हूं तो 693 आता है, ठीक है, निकाल लो भाई। 630 प्लस 63 693। तो मुझे पता है कि ये वैल्यू जो मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो 1% अगर निकालने में गया तो वो 9 से शुरू होगा, ठीक है। 9 से ज्यादा ही एक्चुअली 9 टाइम्स तो साफ साफ चला जाएगा, 9 से ज्यादा होगा। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है नहीं, क्योंकि यहां पर वैल्यू मैं इक्वेट कर पा रहा हूं। एक ही पॉसिबल आंसर है ना, 91800 मार्क कर दो। आपको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होता तब आप डिवाइड करा देता हूं वो भी। जैसे ये वैल्यू है आपकी, आपने कहा कि ये है 69300 बनेगा। अगर आप इसको लेके जाते हो कितने गुना, अभी मैं 1% की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये नंबर 70,686 के बराबर है, ठीक है। मुझे निकालना है 100%, तो मैं 1% निकालने की कोशिश कर रहा हूं और 1% से मैं 100% सीधा मैं निकाल लूंगा, राइट। तो 77 से इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर लिख दूं 900 टाइम्स तो आप कहते हैं ये वैल्यू मिलती मुझे, ठीक है, 69300, राइट, और 69,300। तो देखो कितना और बाकी है। आप कहोगे 700 प्लस 600 1386 मुझे और चाहिए, यही तो और चाहिए, 1386 मुझे और चाहिए। तो 900 टाइम्स गए। अब देखो और कितना चाहिए, 1386। तो आप कहोगे अब 17 को मैं कितना गुना लेके जाऊं, ठीक है। तो ये नंबर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 20 टाइम्स अगर लेके जाओगे तो आगे निकल जाओगे, राइट, थोड़ा सा आगे निकल जाओगे। तो फिर भी मैं 20 टाइम्स ट्राई करता हूं। आप कहोगे ये बनेगा 1540। मुझे चाहिए था 1386। देखो मैं कितना आगे चला गया, तो आप कहोगे आप 144 आगे निकल गए हो। 1386 प्लस 154 आपका होता है ये, राइट, 1540। तो 154 कम करना पड़ेगा। तो अगर 20 टाइम्स ये है तो 154 अगर मैं माइनस करूं तो वो कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। अगर 20 टाइम्स ये है, एक जीरो काटोगे तो 2 टाइम्स बचेगा, यानी 77 टाइम्स 18, यानी वैल्यू क्या होगी 918। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखिए मैं डिवाइड ऐसे ही करता हूं, आपको जैसे भी करना हो। आप कहोगे कि पहले हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, फिर हम 11 से डिवाइड कर लेंगे, कर लो, वो भी तरीका सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट मैं इन सब चीज़ों को क्विकली कर सकता हूं तो मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। मैं डबल डिजिट से डायरेक्टली स्टार्ट होकर इसको कर सकता हूं, आप वैसे भी कर लेना। 918 आया तो 918 आया तो ये हुआ, और ये 1% है तो 100% निकालना है तो 91800, तो ये हो गया एग्जैक्ट निकालने का तरीका। वैसे आंसर तो डायरेक्ट मार्क ही कर सकते थे बिना कुछ किए हुए, ठीक है। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेस्ट हुआ जिसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो था गर्ल्स का और बॉयज का वो 30% और 45% रेस्पेक्टिवली है। अब कह रहा है एक बॉय ने 280 मार्क्स स्कोर किए और वो 80 मार्क्स से फेल हो गया। हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड अ गर्ल रिक्वायर टू पास इन द टेस्ट इफ शी स्कोर्ड 108 मार्क्स। 132। इतना आसान सवाल है, पढ़ते पढ़ते ही लगाना है। मैं बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक टेस्ट में जो पासिंग परसेंटेज है गर्ल्स का बॉयज़ का वो 30% और 45% है।
तो मैं अगर ये कहूँ कि गर्ल्स का बॉयज़ से जो पासिंग परसेंटेज का रेशियो है वो 2:3 है, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट। 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा 2:3 है, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर ये करें कि बॉय ने 280 मार्क्स स्कोर किए तो वो 80 मार्क्स से फेल हो गया, तो यानी बॉय के लिए जो पासिंग मार्क है वो कितना है, 360 है, तभी तो फेल हुआ वो, ठीक है। 80 मार्क्स से फेल हुआ, 280 मिले, 360 हो गया। तो अगर 3 पार्ट जो है 260 है तो 2 पार्ट कितना होगा, आपको हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी 240 क्लियरली। गर्ल्स के लिए पासिंग मार्क 240 है, गर्ल ने स्कोर कितना किया है 108, कितना और करना पड़ेगा 132। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मोर मार्क्स पूछ रहा था ना, 132 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। 132 इज द राइट आंसर। आसान सवाल था और टारगेट होना चाहिए कि ओरली हो, पेन उठाने की ज़रूरत इस सवाल में आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। टोटल 240 बनाना है, 108 दिया हुआ है, तो 132 आपकी वैल्यू आराम से बन जाएगी, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक एग्ज़ाम हुआ, रमन के 25 मार्क्स कम आए रोहित से, रोहित के 45 मार्क्स ज़्यादा आए सोनिया से, रोहन के 75 मार्क्स आए जो कि सोनिया से 10 नंबर 10 मार्क्स ज़्यादा थे, ठीक है। रवि का जो स्कोर है वो 50 लेस देन मैक्सिमम मार्क ऑफ द टेस्ट है। अब बताना है कि व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड रवि स्कोर इन एग्जामिनेशन इफ ही गेट्स 34 मार्क्स मोर देन रमन। तो रवि का बताना है आपको कि परसेंटेज मार्क्स कितना होगा अगर उसको रमन से 34 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं। देखिए टारगेटेड टाइम अगेन बोल रहा हूँ, मेंटली करना है और मेंटल कैलकुलेशन करके आंसर मार्क करना है 70%, ठीक है। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, ठीक है, और आप मेंटली इसको कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन ना कंफ्यूजिंग लगते हैं, इसलिए आप लिखने लगते हो कि लिखेंगे नहीं तो सही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, सही तरीके से करोगे तो सब कुछ होगा। आपको क्या पकड़ना होता है, देखो एक एब्सोल्यूट मार्क दिया हुआ है रोहन 75 मार्क्स। देखो पहली इंफॉर्मेशन जो दी है एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन। अब ये भी दिया कि इनके मार्क्स सोनिया से 10 नंबर ज़्यादा हैं। सोनिया के नंबर पता लग गए कि नहीं इस स्टेटमेंट से, यस, कि सोनिया के मार्क्स हो गए 65। अब रोहित ने क्या किया है, 45 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किया है सोनिया से, राइट, 45 एक्स्ट्रा मार्क्स। फिर क्या है कि रमन के नंबर 25 कम है रोहित से। अब देखो यहां पर ये +45 है, फिर इस +45 में मुझे -25 करना है। तो यानी रमन तक जब मैं पहुंचूंगा तो सोनिया के रेस्पेक्ट में मैं +20 हूं। अगर आप डायरेक्टली जोड़ना नहीं चाहते हो, अगर आप सब एडिशन में मास्टर हो डबल डिजिट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका हो गया 65 45 110 हो गया, 110 में 25 माइनस किया तो ये 85 हो गया। लेकिन अगर आप एडिशन में कोई कभी नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां आपको मोर करना है फिर आपको लेस करना है। तो मैं +45 -25 मतलब रमन की जो वैल्यू है 65 +20 है, +20 लिखा मैंने। अब एक इन्फॉर्मेशन है कि रवि का स्कोर 50 लेस देन मैक्सिमम मार्क है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने रवि के नंबर होंगे उसमें अगर 50 हम ऐड करेंगे ना तो मुझे मैक्सिमम मार्क मिल जाएगा, पहली बात। अब बताना क्या है कि रवि के जो नंबर है वो दिया हुआ है 34 ज़्यादा है किससे, रमन से। सो 34 ज़्यादा है तो आपको पता है 65 +20 तो रमन है। अब इसमें भी आपने 34 ऐड कर दिया, ये वैल्यू कितनी हो गई 119, ठीक है, वैल्यू 119 हो गई। ये रवि के नंबर हो गए, तो रवि के नंबर हो गए 119। रवि से 50 मार्क्स ज़्यादा जो है आपका टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क है एग्जामिनेशन का 169। ये परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 70% के बराबर है, क्योंकि अगर ये 170 होता तो ये एग्जैक्टली 70% ही होता। 17 × 7 = 119, तो बस अप्रॉक्सीमेटली पूछा था, 70% आंसर आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, लैंग्वेज वर्बोज लग रहा है, वैल्यूज को रिलेट किया है। सवाल देखिए क्या है, ये क्वेश्चन में कितना जल्दी आप इसको कर सकते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होता है ना कि कौन इसको कुछ सेकंड्स में कर लेगा, कौन जाके 1 मिनट लगा देगा पूरा, अननेसेसरी। कई लोग तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर बैठते हैं, ठीक है। तो यही देखना है कि किस तरह का फटाफट करना है, एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन को लेके यूज़ करके फटाफट करके रिड्यूस करते गए और फाइनली वैल्यू मिल गई और आंसर आ गया। ये भी मेंटली होना चाहिए, पेन नहीं उठाना है आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक HR कंपनी है जिसमें 4800 पीपल हैं टोटल, जिसमें 45% मेल्स हैं एंड 60% ऑफ द मेल्स आर ईदर 25 ईयर्स और ओल्डर। तो 45% मेल हो गए और उसमें 60% उन मेल के 25 या उससे बड़े हैं। बताना है हाउ मेनी मेल्स एम्प्लॉयड इन HR कंपनी हु आर यंगर देन 25 ईयर्स। आप मुझे बताओ, आपको पता है
25 और ओल्डर का डेटा मालूम है, तो बाकी लोग क्या होंगे मेल में 25 से लेस होंगे, वही निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सवाल है सिर्फ एक ही चीज़, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में लोग इतना टाइम इसमें बर्बाद करते हैं जो कि नहीं करना है। समझना, देखो पहली बात तो मेल क्या है, ये हैं 45% आर मेल्स। मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं पहले इसको देख रहा हूँ कि 60% ऑफ मेल जो है 25 ईयर से बड़े हैं, तो बाकी के जो 40% होंगे मेल में, मेल का जो 40% है वो क्या होगा, जो मुझे चाहिए, लेस देन 25 ईयर्स। ये एक डेटा मुझे मालूम चल गया। अब मुझे निकालना है टोटल वैल्यू, मैं कैसे निकालूंगा, आपको पता है मेल कितने हैं 45%, तो मैं कहूँगा मुझे कैलकुलेट एक्चुअली करना है 40% ऑफ 45% ऑफ 4800। एक्चुअली में ये इतना लिख मैं सिर्फ इसलिए रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि इतने तो मेल हैं, देखो ये आपके मेल हैं, है ना, और इतना परसेंटेज जो है आपको पता है 25 से लेस है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थोड़ा समझदार हो जाएंगे तो उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, और इवन ये लिखूंगा नहीं, मैं कैलकुलेट करा दूंगा। अब सवाल है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर इसमें आपने समय लगा दिया तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। इस वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 18%। क्विकली ये मेंटली होना चाहिए। अगर ये सवाल करना है एग्जाम में तो पता है आपको क्या होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये वैल्यू 18% डायरेक्टली सोचनी है कि मेरा जो आंसर है वो कुछ भी नहीं है, वो 18 × 48 है, दैट्स इट। और ये आंसर दे देगा डी, क्योंकि इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई, क्योंकि पहली बात तो यही 4 में एंड कर रहा है, यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट देखो 4 में एंड कर रहा है। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं इसको 50 भी ले लेता तो 900 मिलता, 900 से कम एक ही ऑप्शन है 864, करेक्ट ही होगा वो, राइट। तो ये क्वेश्चन भी ओरली आपको टारगेट करने। देखिए कोई भी क्वेश्चन जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें इस तरह के छोटे छोटे कई सारे स्टेटमेंट होते हैं, तो आपका यही रिएक्शन काम आता है उन सवालों को करने में। तो यहाँ अगर आप तेज नहीं हैं, राइट, तो उन क्वेश्चन में भी आप फंसोगे ही। यहाँ अगर आप तेज हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन में जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है उनको आप क्विकली निकाल पाओगे और फिर वो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ आप काम करो, ठीक है। कि मैंने कैसे निकाला ये 18% क्विकली, बहुत आसान था सर। ये देखो 45% है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 180 आ जाएगा। और मुझे पता है कि मैं 45% का 40% निकाल रहा हूँ, तो वो 45% से कम ही होगा। तो 180 अगर आ भी रहा है तो मैं क्या करूँगा, 0 काट दूंगा। ये आइडिया लेके आइए दिमाग में, डेसिमल उसिमल आपको परेशान नहीं करेंगे फिर, है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल्समैन है जो क्या कर रहा है कि पहली जो सेल होती है 3000 रुपीज़ की, पहली जो सेल होती है 3000 रुपीज़ की, उसमें X% का कमीशन देता है, ठीक है। मतलब आप गए और आपने 3000 का सामान बेचा तो उसमें आपको X% कमीशन मिलेगा। फिर कह रहा है कि उसके ऊपर एंड Y% ऑन द पार्ट ऑफ सेल एक्सीडिंग। अब 3000 के ऊपर आपने अगर सेल किया, लेट से 4000 का किया, तो पहले 3000 पे तो आपको X% मिल गया और बाकी के 1000 पे आपको Y% मिल गया। ये समझना है आपको, राइट। ये स्ट्रक्चर है कि जो फर्स्ट 3000 है यहाँ पर आपको मिलेगा X%, और जो इसके बाद की वैल्यू है ग्रेटर देन 3000 में जितना भी होगा, राइट, उसमें आपको मिलेगा Y%। अब जरा ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि इसने 1100 कमीशन दिया जब सेल 7000 की हुई, राइट। अब देखो ध्यान से, जब 7000 की सेल होगी तो आपको मालूम है कि 3000 पे तो X% मिलेगा और 4000 पे क्या मिलेगा, Y% मिलेगा। ये केस क्या है, जब 7000 की सेल हुई है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो कमीशन का अमाउंट है वो टोटल कितना है 1100, मैंने यहाँ लिख दिया कमीशन का अमाउंट। फिर जो सेल अगर मान लिया 11000 की हो गई, 11000 की सेल हो गई, तो इसमें भी स्टोरी तो वही है ना कि पहले 3000 पे X% मिलेगा, बाद में जो वैल्यू है आपकी, आपके पास ज़्यादा है, 3000 निकालने के बाद भी आपके पास 8000 रुपीज़ और हैं, यहाँ पर 8000 रुपीज़ और हैं। तो अब ध्यान से देखना, इस पे पूरे पे मिलेगा Y%। यहाँ टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, 1660 मिल रहा है। आपसे मैं अब एक सवाल पूछूंगा कि इन दोनों केसेस में जो कमीशन का डिफरेंस है वो कितना है। आप कहोगे ये कमीशन का डिफरेंस है 560। मैं पूछूंगा क्यों आ रहा है, तो आप कहोगे देखो अगर मैं इस जोन को देखूं दोनों के केस में, इस पे भी X% का कमीशन है, इस पे भी X% का कमीशन है 3000 के अमाउंट पे, तो आप कहोगे इस जोन से कोई कमीशन नहीं आ सकता। पहले 3000 रुपये पे दोनों में कमीशन X% है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये तो बराबर कमीशन दे रहे हैं, कमीशन में डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आप कहोगे यहाँ 8000 पे Y% है, यहाँ पर 4000 पे Y% है, इसमें भी देखो क्या होगा, अगर मैं इतना अमाउंट कंसीडर करूँ, दोनों का 4000 अलग कर दूँ, तो आप कहोगे इनमें भी क्या होगा,
इनमें भी इस 4000 पे और इस 4000 पे दोनों पे y% है, कमीशन बराबर होगा। तो इनमें इस रीजन में भी कमीशन में कोई अंतर नहीं आने वाला है। कमीशन में अंतर कहाँ आ रहा है? सिर्फ इस 4000 पे y% लगने से कमीशन में अंतर आ रहा है, बस यही डिफरेंस है। बाकी जो शुरू का अमाउंट है ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि भाई एक बार आपने अमाउंट लिया 7000, एक बार आपने अमाउंट लिया 11000, ठीक है। अब देखो दोनों में जो अमाउंट का डिफरेंस है वो कितना है? 4000 का। और ये जो एक्स्ट्रा 4000 है इस केस में, ये जो एक्स्ट्रा 4000 है सेकंड वाले केस में, इस पे y% कमीशन मिलता है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूं कि दूसरे वाले केस में 4000 का y% एक्स्ट्रा कमीशन देगा, क्योंकि पहला वाला 7000 तो एक ही बात है, दोनों के केस में सिमिलर है वो। तो इस तरह से एग्जाम में आप जल्दी लिख पाओगे। यहां मैंने आपको पिक्टोरियली समझाया। अब आप कहोगे कि y% अगर मैं 4000 का निकालने गया तो ये कितना आ जाएगा? 40y, ये वैल्यू कितनी आ गई? 560 के बराबर। डिफरेंस दिया है ना 560। यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 14, यानी आपकी एक वैल्यू तो आ गई 14%। 14% आते ही y की वैल्यू आपने B और C ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। अब सवाल उठा कि भाई कैसे निकाला जाए x का वैल्यू। कोई भी पकड़ लो आप, जैसे ये 7000 पकड़ लेते हैं, राइट। आप कहोगे यहाँ पर 4000 का अमाउंट है, y% कितना दे रहा है मुझे? 14%। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? आप कहोगे ये वैल्यू हो गई 560, राइट। इस रीजन से पहले केस में कितना कमीशन आएगा? 14% ऑफ 4000 जो कि 560 हो गया। टोटल कमीशन 1100 लाना है, 560 यहां से आ गया, तो इस रीजन से मुझे कितना कमीशन मिलेगा? आप कहोगे 540। तो अगर मुझे 540 कमीशन यहां से मिल रहा है 3000 रुपीज पे, दर क्या है? कमीशन का रेट x% है, परसेंटेज तो यहीं से निकल जाएगा ना। 540 बाई 3000 इंटू 100, या फिर आप ऐसे समझ लेते कि आप डिवाइड करोगे तो 3 और 18 ही बनना है अब तो, राइट। ए ऑप्शन हो गया 18% एंड 14%, राइट। टारगेट क्या है फिर से इस सवाल में? मेंटली करना। एक बार आप इसको समझ गए अच्छे से तो क्विकली ये आपको समझना है कि वो एक्स्ट्रा 4000 ही मुझे दे रहा है, एक्स्ट्रा 4000 ही मुझे दे रहा है वो इंटरेस्ट, ठीक है। कमीशन एक्स्ट्रा जो मिल रहा है 560 का, बस कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं है, वाई निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आकाश ने 73 मार्क्स स्कोर किए एक सब्जेक्ट में ए में, 56% मार्क्स उसने स्कोर किए सब्जेक्ट बी में, x मार्क्स उसने स्कोर किए सब्जेक्ट सी में। मैक्सिमम मार्क दिया है हर सब्जेक्ट में, कितना था? 150, यानी बराबर था। तो बताना है कि ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स जो है आकाश का सारे सब्जेक्ट में दिया हुआ है, सॉरी ये भी दिया हुआ है 54%। तो बताना है कि हाउ मच मार्क्स ही स्कोर इन सब्जेक्ट सी सब्जेक्ट में उसको कितने नंबर मिले। क्योंकि सवाल में एक्चुअली ये एवरेज का सवाल है, इसका परसेंटेज से कोई खास लेना देना इस सवाल में है नहीं, राइट। फिर भी इस सवाल को मैं करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आए परसेंटेज कैलकुलेशन क्विकली कैसे करना है। बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो 73 यहाँ मिल रहा है, बाकी मैं डेविएशन का भी एक मेथड होता है एवरेज में, वो डेविएशन में पढ़ोगे, अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बी सब्जेक्ट में उसने 56% मार्क यूज़ किया, तो 56 को क्विकली लिखना ही आपको आना चाहिए। देखो यहाँ से जब हर सब्जेक्ट में 150 नंबर मैक्सिमम मार्क है तो 1% आपका 1.5 होगा। ये कन्वर्जन आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए। 56% निकालना है तो ये 50 + 6 हो गया, 50% 75 हो गया, और 6% यहाँ से आ जाएगा 9, 75 + 9 वो आपका हो गया 84, प्लस ये वैल्यू आपकी है जो सब्जेक्ट सी में कितने नंबर है, x लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई एवरेज निकालना है। और तीनों में जो आपका, ध्यान देना, टोटल मार्क्स में बराबर है, राइट। एवरेज निकालना है ना मुझे, तीनों में टोटल मार्क्स बराबर थे, उससे मैंने सबके नंबर निकाल लिए परसेंटेज इस्तेमाल करके। तो एवरेज क्या होगा 3 सब्जेक्ट का? बाई 3 ही आएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो दी है कितना? 54% एवरेज। तो ये 54% भी आप कैलकुलेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू 15, यानी 1.5 दिया है कन्वर्जन। तो ये हो गया 75 + 1.5 × 4% एक्स्ट्रा, राइट। तो ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया आपका 81। ये वैल्यू आपकी निकल गई। अब आपको निकालना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है। तो कुछ भी यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये हो गया 157 + x = 243। तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 86, है ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। जब आप डेविएशन पढ़ोगे तो डेविएशन में आपको कुछ और तरीके भी कहीं ना कहीं बताए जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि 157 + x आपका 243 के बराबर हो गया।
तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 86, जो कि आपको कैलकुलेट करना था, आराम से आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है XYZ जिसमें रेस्पेक्टिव रेशियो की बात कर रहा है, जहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ का रेशियो आपको दिया है। मैं लिख रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट टू ग्रेजुएट का जो रेशियो है आपको दिया है 13:23। फिर कह रहा है कंपनी की केवल 2 ब्रांचेस हैं, देयर आर ओनली 2 ब्रांचेस फॉर दिस कंपनी। एक मुंबई में है और एक कहाँ है, दिल्ली में, 2 ब्रांचेस हैं। फिर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ इन मुंबई। अब मुंबई ब्रांच की बातें करने लगे, देखिए तो यही कह रहा है कि 2 ही ब्रांचेस हैं, जिसमें एक तो मुंबई है और एक आपका दिल्ली है। तो इसमें ये अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुंबई ब्रांच में जो आपके अंडर ग्रेजुएट हैं मुंबई ब्रांच में, ये आपको प्रोवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ये वैल्यू कह रहे हैं कि ये 351 है। ठीक है, 351 है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं कि ये है 30% है टोटल अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ की कंपनी में। राइट, अब समझना आप कि अगर ये 30% है मुंबई में, तो बाकी 70% कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। राइट, यही तो है। एक चीज़ मुझे बताइए कि ये अगर 30% है टोटल का, राइट, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन में। तो एक्चुअली जैसे ही मैंने ये सवाल देखा है मुझे आंसर मिल गया है कि इसका आंसर होगा सी। राइट, कैलकुलेशन अगर सही तरीके से करो तो आंसर ऐसा आएंगे, वरना कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया है। तो ग्रेजुएट एम्प्लॉय पूछ रहा है, अंडर ग्रेजुएट तो सब दे ही रखा है, तो अंडर ग्रेजुएट छोड़े ना, आपसे पूछेंगे। ग्रेजुएट एम्प्लॉय पूछ रहा है पूरा कंपनी में कितने। अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया, कैसे किया मैंने। ये जो वैल्यू है ना, ये 30% है, मुझे मालूम है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप पहले निकाल लो, आप कहोगे 30% ऑफ 351 विल बी इक्वल टू 30% ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय 351 है, तुम लिख सकते हो 30% u इज इक्वल टू 351। तो आप u निकालोगे, अब 3 से आप इसको डिवाइड करोगे। राइट, तो आप कहोगे ये 117 बनेगा। 10% निकाल रहा हूं मैं 3 से डिवाइड करके, तो 100% क्या हो गया, 1170। ये मुझे अंडर ग्रेजुएट मिलता। फिर आप कहते हैं कि ये 13 पार्ट्स के बराबर है, मुझे टोटल ग्रेजुएट चाहिए, तो मैं 23 पार्ट्स निकालूंगा। राइट, तो फिर आप कहते हैं कि ये अगर 13 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 90 टाइम्स है, ये 90 टाइम्स है। राइट, 90 टाइम्स से वैल्यू आपको दे रहा है। मल्टीप्लायर हो गया 90, तो 23 इंटू 90 आपका अगला वैल्यू हो गया। तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ 0 एक ही ऑप्शन में है, तो वही करेक्ट होगा। एक तो तरीका ये हुआ। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ी, इस स्टेज में मल्टीप्लायर निकालना पड़ा। आप जरा ध्यान से देखो, आप कहते हैं ये 351 है, तो मैं सीधा कहता कि अगर 13 करस्पॉन्ड कर रहा है 351 को, ये मेरे दिमाग में है कि ये 30% है, वो तो मेरे दिमाग में ही है। राइट, देखो एक तरीका है कि आप 351 को 30% से इक्वेट करके टोटल वैल्यू निकाल के 13 को इक्वेट करो, या फिर आप 13 को सीधे 351 से इक्वेट कर दो और दिमाग में रखो कि ये 30% है, मुझे 100% निकालना पड़ेगा। अब देखना ध्यान से, यहां पर ये वैल्यू जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगी 27। अब किसी भी वैल्यू जो 27 निकली, आपको पता है कि ये अगर 30% है, तो अब आसान है कि नहीं कि 100% कितना होगा, आप क्विकली कह दोगे 90 होगा। राइट, समझना आप कि जो मल्टीप्लायर 27 मेरे निकला, मुझे पता है कि वो 30% ही है, तो मल्टीप्लायर एक्चुअली 90 होगा। समझ रहे हो ना आप। तो यहां जो आपने डिवीजन किया एक 117 वाला, वो नहीं करना है। यहाँ पर 90 सीधे आ गया, 90 आ गया मल्टीप्लायर में, तो अंत में एक जीरो आया, आंसर मार्क कर दिया। तो थोड़ा सा जब भी रेशियो में ना कई बार इस तरह से गड़बड़ियां होती हैं कि ये जो वैल्यू दी है किसी सर्टेन परसेंटेज के इक्विवेलेंट लेट से, तो कई बार आप सीधे 100% निकालते हो। आप थोड़ा सा ट्राई करना कि इसको ना निकाल के अगर हम सीधा रेशियो से मल्टीप्लायर निकालें, बाद में परसेंटेज का इस्तेमाल करें, तो कई बार कैलकुलेशन तेज हो जाती है। ये ध्यान देना आप, ठीक है। तो इसको भी कोशिश करना अप्लाई करने की। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मंथली सैलरीज ऑफ पिया एंड सोम आर इन रेशियो 5:4। तो पिया और सोम की जो मंथली सैलरी है उसका रेशियो दिया है 5:4। पिया फ्रॉम हर मंथली सैलरी गिव्स 3/5 टू हर मदर, 15% टूवर्ड्स हर ट्यूशन फीस, 18% टूवर्ड्स ए लोन, एंड शी शॉप्स विद द रिमेनिंग अमाउंट विच वॉज
₹2100. सो व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ सोम? देखिए पढ़ते पढ़ते आंसर आना चाहिए 24,000. इफ यू आर अलर्ट, अगर आप पढ़ते पढ़ते सिर्फ पढ़ने पे फोकस नहीं करो बल्कि कुछ करने की भी कोशिश करो ना, तो ऐसे आंसर इसका आ सकता है. सवाल का पर्पस ये है कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते भी कैलकुलेट करना है. देखिए जब आपने कहा कि पिया की मंथली सैलरी 3/5 उसने क्या किया, मदर को दिया. उसके पास 5 था, 3/5 मदर को दे दिया तो कितना दे दिया, 3 पार्ट मदर को दे दिया. ठीक है, 3 पार्ट मदर को दिया 5 में से, राइट. तो पार्ट्स में सोचोगे तो आप कहोगे 3 पार्ट दे दिया, लेकिन यहां पर यही गलती अगर आप करोगे तो आप लंबा टाइम लोगे फालतू में सवाल लगाने में. आप ऐसा देखो 3/5 उसने अपने मदर को दिया, यानी उसने 60% मदर को दिया ना. मेंटली सोच सकते हो ना, ये तो बहुत आसान है. फिर 15% अपने सिस्टर को दे दिया ट्यूशन फीस में, तो 15% ऐड कर दिया. 18% उसने लोन के तरफ दे दिया. इसका जरा सम बताना कितना है. 93% तो पिया ने दे दिया, 7% उनके पास बाकी बचा. उससे उन्होंने कर ली क्या, उससे उन्होंने कर ली शॉपिंग. तो यहां से 100% वैल्यू कितनी आ गई, 30,000. कई लोग उतावला हो जाते हैं, जोश में 30,000 मार्क कर देते हैं. नहीं सर, उन्होंने पूछा कि सोम की मंथली सैलरी क्या है. पिया की 30,000 आई तो 5:4 का रेशियो है पिया का सोम से. तो अगर 5 के करस्पॉन्डिंग 30,000 आया तो मल्टीप्लायर आया 6,000. 4 के करस्पॉन्डिंग आप 6,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 24,000. ठीक है, तो पर्पस क्या है, आपको समझना है कि कैलकुलेशन तेजी से कैसे करनी है सवालों में, राइट. तो सवाल आसान है, इसमें तो कोई दम नहीं था, बट सवाल ये कि आप कितना टाइम लेते हो. पेन का कम इस्तेमाल, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल, आंसर आपका तुरंत निकल के आएगा. अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है. द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए कॉलेज ए एंड कॉलेज बी इज 5:8. कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका रेशियो दिया है 5:8. फिर देखिए कॉलेज बी की बात कर रहा है, कह रहा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5/8 आर बॉयज. 5/8 आर बॉयज, वेरी गुड. और कह रहा है उसका जो 60% है वो कॉमर्स पढ़ता है, और बाकी का जो 800 बच्चा है, मतलब जो कॉमर्स पढ़ता है वो तो पढ़ता है, बाकी के जो 800 बॉयज और हैं वो क्या है, कोई और स्ट्रीम पढ़ते हैं. ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए. अगेन ये सवाल बहुत आसान है, किंतु अगर आंसर आपने पढ़ते हुए अंत में मार्क नहीं किया तो थोड़ा आप स्लो, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड. अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि ये कैसे मैंने क्विकली मार्क किया, अंडरस्टैंड करना. ए और बी का रेशियो, ये सारी चीजें मेंटली करोगे आप, बस दिखा रहा हूं अभी आपको. 5:8 दिया हुआ था. ठीक है, अब आपको ध्यान देना कि ये जो वैल्यू 8 है, ये कह रहा है इसका जो 5/8 है वो क्या है, बॉयज हैं. आप जरा इसका 5/8 निकालना. इसका जो 5/8 अगर आपने निकाला तो क्या आ गया, 5. अब आप ध्यान से देखो जरा, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो ऑब्जर्व करना है आपको, वो ये है कि देखो 5 पार्ट्स यहां करस्पॉन्ड कर रहा है कि ए में कितने टोटल बच्चे हैं, वो 5 है, और वही 5 क्या है, बी में कितने बॉयज हैं. तो मुझे अल्टीमेटली निकालना है कि कॉलेज ए में कितने बच्चे हैं टोटल. टोटल कितने बच्चे हैं कॉलेज ए में, तो मुझे क्या निकालना है, कॉलेज बी में कितने बॉयज हैं. दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर हैं. अब ये जैसे ही आपको क्लियर हुआ, आप जरा देखो, ये कह रहा है 60% जो बच्चे हैं बॉयज हैं, 60% जो बॉयज हैं कॉलेज बी के वो कॉमर्स लेते हैं, तो बाकी 40% क्या लेंगे सर, बाकी स्ट्रीम्स, जो कि 800 के बराबर है. तो 100% बॉयज यहां पर कितने हो गए सर बताइए, 2000 के बराबर हो गए. देखो ना मल्टीप्लायर क्या है, 220 एक्चुअली, 100% 20 से मल्टीप्लाई 2000 आ गया. ये 100% क्या है, ये है नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि मैंने 40% बॉयज को 800 के इक्वेट किया तो 2000 नंबर ऑफ बॉयज. अब जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं मुझे पता है उतने ही कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो आंसर कितना आ गया, 2000. समझ रहे हैं आप, इसको आपको मार्क करना है तुरंत. तो जो समय अगर आपको अपने तरीके में ज़्यादा लगता है तो उसको इन्हांस करिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को थोड़ा इन्हांस करने की ज़रूरत है. ठीक है, छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन स्टेट ए 6% कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट. जितने अपीयर हुए उसमें 6% सेलेक्ट हुए. फिर कह रहा है स्टेट बी में इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए, स्टेट बी से उतने ही लोग उस एग्जाम में अपीयर होते हैं, और 7% कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड. फिर आगे क्या कह रहा है, विद 80 मोर कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड देन स्टेट ए. व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट.
सीधा आंसर लगा दो 8000। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल में, क्या ही बताऊं मैं। देखिए पहले कह रहा है कि 6% एक में सेलेक्ट हुए ए में और 7% सेलेक्ट हुए बी में। इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है कि दोनों में बेस क्या है, बराबर है, क्योंकि बराबर अपीयर होते हैं और ये सिलेक्शन रेट है। साथ ही साथ यहां बोला है कि इस केस में ना +80 सेलेक्ट हुए हैं। परसेंटेज के टर्म में यहाँ 1% ज़्यादा सेलेक्ट हुआ है और यहाँ +80 सेलेक्ट हुआ है, तो 100% वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 8000। ठीक है, तो सुपर आसान सवाल साहब, कुछ है ही नहीं इसमें। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी अल्टरनेट ईयर। एक स्कूल है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो बराबर, मतलब हर साल कह रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज करती है अल्टरनेट ईयर, मतलब एक साल बढ़ी तो अगले साल कम होगी, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये स्टार्ट्स विद इंक्रीज बाई 10%, 10% इंक्रीज के साथ शुरू होता है और देयर आफ्टर जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज है वो सेम है, राइट। तो वही है कि 10% से शुरू होगा, फिर क्या होगा अगले साल, फिर 10% से कम होगा, फिर 10% बढ़ेगा। वो दिया हुआ कि मैग्नीट्यूड जो है चेंज का वो सेम है, 10% ही रहना है, राइट। बट बढ़ेगा तो फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, ऐसा होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा इसमें डेफिनेटली ट्रू है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2000 एज कंपेयर टू 1996। तो 1996 से कह रहे हैं कंपेयर करो ईयर 2000 को और बताओ इसमें कौन सा डेफिनेटली ट्रू होने वाला है इस केस में। देखिए आंख बंद करके आंसर आप लगा सकते हो कि आंसर होगा डिक्रीज अप्रॉक्सीमेटली बाई 2%। आप कहोगे क्यों? देखो पहली बात तो ये पीरियड कितना होगा, टोटल 4 ईयर्स का होगा, राइट। देखो 96 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 2000, 4 पीरियड्स होंगे, राइट। तो 4 पीरियड में आपको पता है जब अल्टरनेटिव इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो भी इक्वल परसेंटेज से, 10% इंक्रीज, फिर 10% डिक्रीज, फिर 10% इंक्रीज, फिर 10% डिक्रीज, ये स्टोरी है, ठीक है। तो अगर ये स्टोरी है तो आप जरा ध्यान से समझना कि इसमें नेट क्या होने वाला है, राइट। आप कहोगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे देने वाला है -1% डिक्रीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मुझे देने वाला है -1% डिक्रीज। ये दोनों क्या होंगे, सक्सेसिवली होंगे। मतलब कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान देना, दोनों केस में डिक्रीज हो रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली की बात करें, आप दोनों डिक्रीज डिक्रीज हैं, सक्सेसिव रखोगे तो डिक्रीज ही होने वाला है, इसमें तो कहीं कोई शंका ही नहीं है, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन इस बात का है कि वो डिक्रीज क्या करेगा, अप्रॉक्सीमेटली बाई 2% होगा या डिक्रीज अप्रॉक्सीमेटली बाई 20% होगा। देखो ये तो होना नहीं इंक्रीज, अब 1% है तो क्या ही है, 20 तो नहीं हो सकता ना, डिक्रीज में 2 ही होगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 100 से स्टार्ट कर लो, यहाँ आप 99 पे आ जाओगे, ठीक है। फिर 1% माइनस करना है तो 0.99 आप माइनस करोगे, आपको 98.01 मिलेगा। तो आप कहोगे 100 से अगर मैं 98.01 आ गया हूँ तो मेरा डिक्रीज कितना है, देखो यहाँ 1 का डिक्रीज था, यहाँ 0.9 का था, 1.99% का डिक्रीज है। अगर एक ऑप्शन कुछ ऐसा होता कि वो एब्सोल्यूट डिक्रीज पूछता आपसे तो 1.99% का ही डिक्रीज इसमें होने वाला था, ठीक है। नेट लगभग 2% हुआ है। अब देखिए इसमें अगर ऑर्डर में चेंज करूं, मैं कहूँ कि पहले ना डिक्रीज होगा, -10% से शुरू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि 4 बार चेंज हो रहा है। डिक्रीज इंक्रीज करोगे तो भी ये 1% ही रहेगा, आंसर भी वही रहेगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है ना, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 4 यानी 2 पेयर बन रहे हैं, दोनों केस में बनेंगे तो चेंज नहीं आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 140 लीटर्स मिक्सचर लिया आपने मिल्क और वाटर का, जिसमें वाटर का जो परसेंटेज है वो 30% है। फिर मिल्क मैन ने कह रहा है कि 20 लीटर इस मिक्सचर का एक कस्टमर को दे दिया। फिर उसने क्या किया, इक्वल क्वांटिटी, फिर क्या हुआ, जो 20 लीटर दे दिया ना कस्टमर को, देने के बाद जो बचा हुआ है उसमें वो प्योर मिल्क और वाटर को बराबर क्वांटिटीज में मिक्सचर में डाल रहा है, बराबर क्वांटिटी है मिक्सचर में मिला रहा है। तो इससे क्या कह रहे हैं कि इससे होता क्या है कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 2:1 हो जाता है, 2:1 हो गया। तो बताना है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड, मिल्क कितना मिलाया गया यहाँ पर जो प्योर मिल्क और वाटर आप मिला रहे हो, ठीक है। आसान सवाल है, आंसर सीधे लगाया जा सकता है, थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी है। मिक्सचर का सवाल लग रहा होगा, मैं इसको परसेंटेज से ही कैलकुलेट करवाऊंगा आपको। मिक्सचर अभी मैं
आपको कुछ मिक्सचर का नामो निशान यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर कि परसेंटेज 30% दिया है वाटर का, यानी 70% क्या है, मिल्क है, राइट। अब देखो 20 लीटर अगर चला गया, 20 लीटर जाने के बाद 120 लीटर बचेगा, राइट, 120 लीटर ही तो बचेगा। अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:3 है, 7:3 है। और आप जो इसमें मिला रहे हो ना वो 1:1 में मिला रहे हो, ध्यान से देखना, आप इसमें जो भी मिला रहे हो 1:1 में मिला रहे हो, 1:1 में मिला रहे हो, इक्वल क्वांटिटी मिल्क और वाटर का मिला रहे हो, और ऐसे मिला रहे हो कि ये 2:1 हो जाता है। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको मिलेगा कि अगर मैं 7 में 1 जोड़ दूँ तो 8 बन जाएगा, 3 में 1 जोड़ दूँ तो 4 बन जाएगा, यानी जो 2:1 मुझे चाहिए वो मिल रहा है। आपको पता है रेशियो टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब भी दो रेशियोज सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन फॉलो करते हैं तो वो तभी होता है जब इनका मल्टीप्लायर सेम होता है, मल्टीप्लायर सेम होता है। तो देखिए 7 और 3 कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 10 पार्ट्स जो कि 120 लीटर्स के बराबर है, तो मल्टीप्लायर आपका कितना आ गया 12 लीटर्स, 120/10। ये जो 12 लीटर है ये 1 पार्ट के इक्विवेलेंट है। और आपको ये मालूम है कि मैंने बताया आपको कि रेशियो में जब भी रेशियो को एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर पा रहे हो और उससे डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है ना, तो तभी हो सकता है दोनों के मल्टीप्लायर बराबर हो। तो इसका मल्टीप्लायर भी 12 हो गया, 1 पार्ट ही होता है मल्टीप्लायर। तो यहाँ 1 पार्ट आपने मिल्क मिलाया जो कि किसके बराबर है 12 लीटर के, तो आंसर कितना हो गया 12 लीटर्स, राइट। बाकी तरीके भी हैं इसको करने के, जैसे करना है कर लो, पर ये इसका आंसर हो गया 12 लीटर। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अभय ने 30% अपनी मनी विजय को दे दी। विजय ने क्या किया, उसका 2/3 अपनी माताजी को, मदर को दे दिया। विजय की मदर ने क्या किया कि जो भी मनी विजय की मदर के पास है उसका उन्होंने 5/8 उठा के, विजय जो उसने विजय को मिला उसका 5/8 उठा के ग्रॉसर को दे दिया। अब कह रहा है कि विजय की मदर के पास 600 रुपीज की ही का अमाउंट है, तो आपको यह बताना है कि हाउ मच मनी डिड अभय हैड इनिशियली, ठीक है। आंसर हो गया 8000। आप कहोगे ये कैसे इतना जल्दी, मैं बताता हूं, बहुत आसान है। 30% दिया विजय को, 30% का 2/3 कितना होता है 20%, तो माताजी के पास हो गया 20%। विजय की माताजी ने 5/8 मनी जो है क्या किया, ग्रॉसर को दे दिया। अब जरा ध्यान से देखना, 5/8 ऑफ 20 निकालो जरा, तो ये कितना हो गया आपका 100/8। 5/8 ऑफ 20 निकालना, 100/8, 12.5% हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो ग्रॉसर को दे दिया 12.5%, तो माताजी के पास कितना बाकी बचा, माताजी के पास बचा कितना 7.5%। 7.5% की वैल्यू किसके बराबर है, 600 के बराबर है। आपको पता है कि 7.5 जो होता है वो 3/4 या फिर 6/8 भी इसको लिख सकते हैं। अब अगर आपने इसको 6/8 लिखा तो ये 6 पूरा का पूरा उड़ा देगा, 100 बचेगा। तो जो आपका आंसर आने वाला है 8 जब उधर ले जाओगे तो केवल 8 इंटू कुछ जीरोज होंगे, जो कि हो गया 8000। इन सब सवालों को ना मेंटली कैलकुलेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और इस सवालों में कोई दम नहीं है, ये सवाल को बस आपको सीखना है कि कैसे चीज़ों को मेंटली किया जाए, कैसे अपने समय को बचाया जाए इस तरह के सवालों में, राइट। यहाँ रिएक्शंस बेहतर होंगे, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में 70% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाला, ठीक, 70% लोगों ने चुनाव में वोट डाला। ओनली 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी कंटेस्टेड द इलेक्शन, केवल ए और बी ही इलेक्शन में थे। ए इलेक्शन 400 वोट से जीत गया। फिर कह रहा है कि हैड ए रिसीव्ड 12.5% लेस वोट्स, फिर से इंटरेस्टिंग है, द रिजल्ट वुड हैव बीन ए टाई। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। कह रहे कि अगर 400 वोट उसको कम मिले होते ना तो ये इलेक्शन टाई हो जाता। तो आपको ये बताना है कि रजिस्टर्ड वोटर गांव में कितने हैं, 4000, 4000। कैसे, बहुत आसान है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट आसान बहुत है। आप जरा मुझे बताओ कि 70% वोटर्स हैं जो वोट दे रहे हैं, इनवैलिड वोट की तो यहां कोई बात ही नहीं की गई है, तो मतलब हमें मान के चलना है कि इनवैलिड वोट्स नहीं है। अब ये कह रहा है कि
अगर इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से आप देखना, मैं टाई वाली सिचुएशन में आ रहा हूं जब दोनों को 35% और 35% मिलेंगे तभी तो टाई होगा। ये वो वाला केस है जब कह रहा है कि ए को 12.5% अगर कम मिला होता, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये टाई वाला केस मतलब 35-35। आप मुझे बताओ कि अब मुझे यहां से ये निकालना है कि ए को पहले कितना मिला होता। सम तो 70 ही रहना है, मालूम है ना। तो आप ए का निकालो, बताओ 35 अगर कोई चीज है जो कि 12.5% कम करने से आ रही है, राइट, तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है कि भाई पहले कितना था। ये कोई भी चीज अगर 12.5% कम करने से 35 बनती है तो ये क्या था, ये निकालना है ना। ए बी रूल लगा दो, आप कहोगे ये वैल्यू है -1/8, तो ये वैल्यू होगी यहां पर +1/7। देखो ए बी रूल का एक फायदा, कितना अच्छा फायदा है। 1/7 तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपको कितना दे देगी 5। 1/7 मतलब 1/7 35 का कितना हो गया 5। तो देखिए 35 + 1/7 निकाला हमने तो आ गया 5। सो 35 और 5 कितना हो गया 40 हो गया एक्स की वैल्यू। तो यानी ओरिजिनली जो है ए को 40% ओट रहा होगा, ठीक है, 40% ओट मिला होगा, तो इसको कितना मिला होगा 30 मिला होगा। टोटल तो 70 ही रहना है। इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना था 10%, क्योंकि दिया हुआ है कि ये 400 वोटों से जीत रहा था, तो 10% अगर 400 के बराबर है, निकालना क्या है हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर। यहां पर रजिस्टर्ड वोटर क्या है 100% है ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, ठीक है। ये नहीं पूछना कितने लोगों ने वोट दिया, वो तो इसका भी 70% है, पूछना रजिस्टर्ड वोटर कितने होंगे, हो गया। अलर्ट रहना है, आसानी से क्वेश्चन होंगे, ओरली होंगे। देखिए यहाँ ए बी रूल की वजह से ये चीज़ आसान हो गई, राइट, कि कौन सा नंबर 12.5% कम करने से 35 देता है। ए बी रूल लगा के फट से निकाल लिया हमने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए इज 70%, मतलब जितने लोग अपीयर हुए, जितने लोग क्वालिफाई हुए स्कूल ए में, वो 70% है। स्कूल बी में कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इज 20% मोर देन द स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए, ठीक है, 20% ज़्यादा है। जो बी में अपीयर हो रहे हैं वो ए से 20% ज़्यादा है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल बी इज 50% मोर देन द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल ए, और बी में जो क्वालिफाइड की संख्या है वो 50% ज़्यादा है। तो बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी। मतलब बी के लिए हमें निकालना है कि कितने परसेंट क्वालिफाई हुए जितने अपीयर हो रहे थे उसमें। बहुत आसान सवाल है, 87.5%, ओरली मार्क कर सकते हो। कैसे, थोड़ा अलर्ट हो तो। देखो पहले हम स्कूल ए की बात करेंगे और यहां हम स्कूल बी की बात करेंगे। समझना, यहां क्वालिफाइड टू अपीयर्ड की जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 70%। बी के लिए कह रहा है कि जो अपीयर है वो 20% बढ़ गए। तो यहां अपीयर अगर ये है, आपने कहा एपी लिखा हुआ है, तो यहां पर ये क्या होगा 1.2 टाइम्स अपीयर, राइट, यही तो होगा, 1.2 टाइम्स हो जाएगा। 20% कोई वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो 1.2 टाइम्स हो जाती है। क्वालिफाइड में कह रहा है 50% बढ़ गया है ए के कंपैरिजन में, तो ये 1.5 टाइम्स क्या हो गया क्यू हो गया। अब देखिए क्यू अपॉन ए पी तो आप निकाल ही चुके हो, ए के केस में दिया ही हुआ है, ये वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू आपको मालूम है कितना 70%। तो आपको अब अल्टीमेटली क्या निकालना है, डेसिमल हटा दो, 15/12 इंटू 70%। आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैं सीधे आंसर मार्क करूंगा, ठीक है। कैसे, देखो ये वैल्यू रफली मुझे पता है ना कि 1.4 प्लस है, क्योंकि 12 टाइम्स 1.2 इज 1.4 प्लस, 1.4 प्लस और 70 84% प्लस, एक ही ऑप्शन है। एग्जैक्टली निकालना है तो निकाल लो भाई, 5/4 इंटू 70% आ जाएगा। 5/4 इंटू 70% कितना हो गया आपका, खुद ही देख लो, 350/4, 350/4 आपने निकाला 175 का हाफ, 187.5%, एग्जैक्टली भी निकल गया। जो भी करना है करो, आंसर आसानी से आना चाहिए बिना समय बर्बाद किए हुए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में, गणित की परीक्षा में, जो एवरेज स्कोर है ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इज एक्स, मतलब जो स्टूडेंट पास हुए उसका एवरेज स्कोर एक्स है। दोज हु फेल्ड इज वाई, जो फेल हो गए उनका एवरेज स्कोर क्या है वाई है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इज जेड,
यदि एवरेज स्कोर सारे बच्चों का जो एग्जाम में अपियर हुए हैं वो मान लिया Z है, तो हमें बताना है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वॉज, कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए ये बता दो। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहली चीज तो आपको ये समझना है ना कि यहाँ वैल्यू लेंगे, इसको मैं बोलता हूँ कि ये वेरिएबल टू वेरिएबल के सवाल हैं। यूजुअली अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, राइट, ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल होता है, पर यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में वेरिएबल्स हैं, ऑप्शंस में वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मैं कुछ वैल्यूज एज्यूम करके मैच करूँगा, राइट। तो देखो मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इंटेलिजेंटली एज्यूम करना। आपको निकालना क्या है कि कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए, ये निकालना है, ध्यान देना। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जितने पास हुए उतने ही फेल हुए, तो कितना परसेंट फेल हुए, 50%। अगर लेट्स से क्लास में 10 बच्चे हैं, 5 पास हुआ 5 फेल हुआ, तो 50% फेल हुए कि नहीं हुए। तो मैं यही डेटा लेके चल रहा हूँ। और देखो क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो जो पास हुए उनका मान लेते हैं एवरेज स्कोर 3 है, जो फेल हुए उनका एवरेज स्कोर क्या है 1 है। और मैं ये भी मान रहा हूँ, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे दिए हुए हैं वो बराबर है। ये मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, मैंने मान लिया। और ये जो वैल्यू है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने बराबर ले लिए, ध्यान से देखना, यहां कहा जितने बच्चे यहां जितने बच्चे यहां, तो जब आप टोटल एवरेज निकालने जाओगे, ठीक है, आप ये मान लो, चलो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये मान लो कि एक बच्चा है, एक ही बच्चा है जिसका स्कोर है 3 जो पास हुआ, एक ही बच्चा है जिसका स्कोर है 1 जो कि फेल हुआ। तो जो टोटल एवरेज आप निकालने जाओगे तो वो क्या निकलेगा, 3 + 1/2, यानी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, z की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो आपके पास x कितना है 3, y कितना है 1, z कितना है 2। मैंने क्या माना है कि जितने मेरे पास होने वाले बच्चे हैं उतने ही मेरे पास फेल होने वाले बच्चे हैं, तभी ये कंडीशन होगी कि z की वैल्यू 2 आएगी। अब मुझे ये भी मालूम है कि जो फेल परसेंटेज अगर मैं निकालने गया तो ये मेरा 50% ही निकलेगा, क्योंकि उतने ही बच्चे मैंने मान लिया है कि जितने पास हो रहे हैं उतने ही फेल हो रहे हैं, तो 50% हो जाएगा टोटल का आधा। देखो किस ऑप्शन में आपको ऐसा मिलने जा रहा है 50%, x3 y1 z2। देखो ध्यान से, अगर आपने x3 और y1 रखा और z को 2 रखा तो ये 300/4 बनेगा, जो कि गलत है। 300/4 50% नहीं होता है। फिर आपने कहा कि ये वैल्यू y - z, ये तो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि y - z तो नेगेटिव हो जाएगा। y - z क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो सकता। परसेंटेज पॉजिटिव आना चाहिए ना, फेल नेगेटिव कैसे हो सकता है। फिर देखो यहां पर x - y है, x - y की वैल्यू कितनी हो गई 2, और यहां भी नीचे x - y ही लिखा है, तो ये भी क्या हो गई 2। मजाक है, दोनों में x - y लिखा हुआ है, राइट। चलो मान लेते हैं कि यहाँ x - y की बजाय x - z होना चाहिए था, राइट। ठीक है, तो अगर ये x - z भी होता तो ये 1 बनता और x - y कितना बनता 2 बनता, तो ये 200% बन जाता है एक्चुअली, तब भी सही नहीं होता। तो x - y तो लिखा है तो कैंसिल ही हो जाएगा सीधा, बट स्टिल ये आप मान के चलो कि ये कुछ और ही होना चाहिए था, लेट्स से z होना चाहिए था, राइट। तो उस केस में भी आपका ये आंसर गलत होगा, एक ही बचा उसका सही होना, उसकी मजबूरी है। फिर भी रख के देख लो ना, 100 × x - z जरा निकालो कितना हो गया, 3 - 2 कितना हो गया 1, और फिर आपने x - y किया तो 2 आया। आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 50% आ रही है कि नहीं आ रही, यस, आपकी वैल्यू 50% यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो 100 × x - z अपॉन x - y, ये हो गया आपका फेल्ड स्टूडेंट्स का परसेंटेज, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप कहते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे ट्रेडिशनली करके दिखाओ, ऐसे हम नहीं मानेंगे। तो ट्रेडिशनल में कैलकुलेट करने का तरीका आपको कहीं ना कहीं बता देता हूँ कि पहली बात तो देखिए आपको वहाँ फिर सारे वेरिएबल्स एज्यूम करके चलने पड़ेंगे। आप मानोगे लेट्स से कि देखो x जो एवरेज है जो पास हुए हैं, y जो एवरेज है जो फेल हुए हैं, और z जो एवरेज है वो कंबाइंड एवरेज है। तो मैंने कहा लेट्स से m स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, n स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं। तो देखिए z की वैल्यू आपकी क्या आ जाती, z की वैल्यू आपकी आ जाती mx + ny, मतलब पास होने वाले के टोटल नंबर, फेल होने वाले के टोटल नंबर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट m + n, ये निकल के आता। आपको क्या निकालना था कि कितने परसेंट फेल हुए हैं। सो आपको पता है कि टोटल बच्चे क्या हैं n, और सॉरी टोटल फेल कितने हुए हैं n, राइट। n अपॉन m + n आपको कैलकुलेट करना था, n अपॉन m + n आपको निकालना पड़ता × 100, तब आपका परसेंटेज निकल के आता। ये कैलकुलेट होगा इस इक्वेशन से
आप कैसे करोगे, आप कहोगे ये होगा m प्लस एन इंटू जेड इक्वल्स टू, देखो कितना मुश्किल हो जाएगा आप जब ट्रेडिशनली कैलकुलेट करोगे तो इतना समय बर्बाद करोगे आप। फिर आप करोगे क्या, m को इकट्ठा कर लो तो ये बनाएगा आपका z माइनस एक्स, राइट, और उधर आप n को इकट्ठा कर लो, राइट, n को इकट्ठा करोगे आप तो यहाँ मिल जाएगा y माइनस जेड, राइट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि n अपॉन m क्या होगा, n अपॉन m आपका निकल जाएगा जो कि आ गया आपका z माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस जेड, राइट। n अपॉन m जब निकल गया आप तो आप निकालो n अपॉन m प्लस n, ये निकालना है तो क्या करना है, राइट, क्या करना है आपको, राइट। ये आप ऐसा कर लो कि यहाँ से उल्टा कर दो इसको, पहले m अपॉन n निकाल लो या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। n अपॉन m प्लस n करना है तो देखो n के करस्पॉन्डिंग z माइनस एक्स ऊपर ही रहेगा, ये z माइनस एक्स ऊपर ही रहेगा, नीचे n प्लस m करना है, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो z z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, राइट। आप इसको रीअरेंज भी करके ऐसे बोल सकते हो कि x माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई बन जाएगा ये, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो इसको परसेंटेज निकालने के लिए तो ये वैल्यू आएगी 100 इंटू एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। कितना टाइम लगेगा ट्रेडिशनल करने में इसको, तो समय की बर्बादी ना करें, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहें, वेरिएबल टू वेरिएबल है, ओरली हो जाएगा जैसे मैंने किया है, ऐसे करने की कोशिश करो, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी आपको, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है, नंबर से ज्यूम करके लगा लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेश ग्रेप्स 80% वाटर रखते हैं वेट से, भार से 80% वाटर होता है फ्रेश ग्रेप्स में, और एक ड्राइड ग्रेप बोल रहे हैं उसमें 15% वाटर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर फ्रेश ग्रेप्स मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिखा ड्राइड ग्रेप्स। वाटर की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका 20% वाटर है, सॉरी 80% वाटर है, और यहाँ आपका 15% वाटर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि हाउ मेनी kg ऑफ ड्राइड ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3.4 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। तो देखो इसका लॉजिक बहुत आसान होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ग्रेप है, राइट, ये एक इन्होंने फ्रेश ग्रेप्स बोला, एक ड्राइड ग्रेप्स बोला, दोनों में वाटर का कंटेंट कुछ ना कुछ है। तो वाटर कंटेंट अगर हटा दें तो जो फ्रूट है उसका पल्प होता है, राइट, जो मेन एलिमेंट हुआ, वाटर तो सब में होता है, जो मेन एलिमेंट हुआ वो हुआ पल्प, फ्रूट पल्प जिसको बोलोगे आप। तो ध्यान से देखना, यहाँ जो फ्रूट पल्प है वो 20% है, यहाँ जो फ्रूट पल्प है वो 85% है। अब देखो आपको ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि आपके पास 3.4 kg का फ्रेश ग्रेप्स है। अब समझना आप बहुत ध्यान से कि 3.4 kg अगर मैं आपको फ्रेश ग्रेप्स दे दूं, आप मुझे बताओ कि ये कितना होगा पल्प, उसमें आप कहोगे 20% पल्प होगा। तो 3.4 का 20% जो कि आप कह सकते हो कि आपका हो गया सीधे सीधे 0.68, 20% निकालना 3.4 kg का, तो पल्प जो उसमें होगा वो 0.68 kg मौजूद होगा, राइट। फ्रेश ग्रेप्स अगर मैंने आपको दिया, मुझे इससे बनाना क्या है, ड्राइड ग्रेप्स बनाने हैं। ये कह रहे हैं कि इतना ले लो और इससे आप ड्राइड ग्रेप्स बना के दिखाओ, राइट। तो आप कहोगे कि अब ड्राइड ग्रेप्स अगर मुझे बनाना है तो ड्राइड ग्रेप्स का जो के लिए जो पल्प अवेलेबल है 0.6 kg है, तो वो किसके बराबर होगा, 85% के बराबर होगा, क्योंकि उसमें जो पल्प होता है वो 85% होता है। तो यहां पर जो 60.68 kg पल्प है मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स में, वो पल्प मैं ड्राइड ग्रेप्स में 85% के बराबर कर दूंगा। अब मुझे निकालना है 100%, क्योंकि ड्राइड ग्रेप की जो क्वांटिटी है वो 15% तो ये होती है, सॉरी 85% ये होती है और 15% ये भी होती है, वाटर भी होता है उसमें। टोटल क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है तो आपको 100% निकालना पड़ेगा। तो आप ये काम कर सकते हो कि दोनों साइड को 17 से डिवाइड कर दो, ठीक है, राइट। दोनों साइड को आप डिवाइड कर दो 17 से, तो आपको पहले मिल जाएगा 5% इज इक्वल टू 0.4, राइट। 17 से डिवाइड किया, क्या मिलेगा 0.04, एक्चुअली 0.04। अब मुझे निकालना है 100%। 100% निकालने के लिए मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू आ जाएगी 0.8 kg। तो मैंने कहा 0.8 kg इज द राइट आंसर।
आपको पता है ये भी करने की ज़रूरत थी नहीं, आंसर पहले ही आ चुका था। जैसे ही आपने कहा कि 85% 0.68 kg के बराबर है, तो 100% क्या होता, 0.68 kg से बड़ा ही होता। अगर आपने कहा 85% 0.68 के बराबर है तो 100% क्या होगा, 0.68 kg से बड़ा होगा। तो एक ही आंसर था ऑप्शंस में से जो 0.68 kg से बड़ा था, वो था डी ऑप्शन। तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है, ऑप्शंस का इस्तेमाल हमेशा करें, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्शन में 2 ही कैंडिडेट ने कंटेस्ट किया, 30% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 30% ऐसे लोग हैं जो वोटर लिस्ट में तो रजिस्टर्ड हैं पर उन्होंने कहा हम वोट नहीं देंगे, नहीं दिया। और 180 वोट्स को इनवैलिड बोल दिया गया कि 188 जो वोट पड़े भी 70%, उसमें 180 वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, राइट। अब देखना वोट पड़े कितने, 70%, 180 उसमें क्या हो गए, इनवैलिड। तो यानी ये वोट जो हैं ये आपके वैलिड वोट्स हैं, इतने वोट्स आपके वैलिड हैं। इसमें से कुछ जाएगा एक बंदे को, कुछ जाएगा दूसरे बंदे को। फिर ये कह रहे हैं कि जो विनर है उसको 680 वोट्स ज्यादा मिले अपने अपोनेंट से, और ये भी दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय विनर इज 42% ऑफ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। एक और इंटरेस्टिंग कहानी दी है कि जो विनर हैं भाई साहब, उनको जो वोट मिले हैं वो 42% मिले हैं, किसके, जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं उसका। देखो ये जो परसेंटेज है इसका बेस क्या है, ये 30% से निकाला था हमने 70%, क्या बेस है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स। इसका बेस भी क्या है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर। तो आप देखो एक को आपने कहा मिला है 42% जो जीत गया, जो हारा उसको कितना मिलेगा, आप हो गए 42% माइनस 684 मिलेगा, क्योंकि 684 वोट से ये जीते हैं भाई साहब। फिर आप कहोगे ये हो गया 84%, 70% माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा आपका 14%, ये वैल्यू आपकी हो गई 684 प्लस सॉरी माइनस 180 हो गया, माइनस 180 आपने इसमें माइनस किया तो आपको 504 मिल गया। 14% अगर 504 मिल गया तो आप यहाँ से 1% निकालोगे तो आपको मिलेगा दिस एंड 6, तो 1% आपका 36 आ गया, राइट। कैसे मैंने किया, निकाल लो आप, बहुत ही आसान है। 420 प्लस 84 36 आ गया। पूछा क्या है जरा ध्यान से देखना, इसने पूछा ज्ञात करें पंजीकृत मतदाताओं में से कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले। कितने लोगों ने वोट डाला था, 70% लोगों ने वोट डाला था। इसको आपको बस कुछ नहीं करना है, 70 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 70 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बहुत ही आसान है, लास्ट में तो 0 ही आएगा, उसके बाद 7 और 6 निकालोगे ना, लास्ट में तो देखो 0 बन गया, फिर अंत में क्या आएगा 2, 0 के पहले 2 यहीं आ रहा है, यही सही होगा। मल्टीप्लाई करना तो कर ही लो, कितना आसान है यार। 210 2100 प्लस 420 मिल गया 2520, बहुत आसान सवाल, आसानी से हो जाएगा। बस आपको लॉजिक अंडरस्टैंड करना है, बेसिस को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन निकल जाएंगे।